हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत 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 बढ़िया चल रही है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स आपके लिए अब आज का जो नया वीडियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें टॉपिक है आपका लेट एंटीक्विटी। इसके पहले के सारे टॉपिक होपफुली क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर है तो टेंशन मत लो, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कमेंट कर दिया करो, पता चल जाएगा और वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बिना देर किए मैं आपको अगले टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, लेट एंटीक्विटी। अब इस टॉपिक को अगर आप समझो तो पूरा इसका जो मर्म है, यानी पूरा जो एसेंस है, ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लेट एंटीक्विटी की बात कर रहे हैं। आपको जब मैंने अर्ली एम्पायर एक्सप्लेन किया था तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो रोमन एम्पायर आप पढ़ने जा रहे हो, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, इसमें पर्टिकुलरली जो रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हो, इसकी जो कहानी है ये 2 पार्ट्स में होगी। एक होगा अर्ली एम्पायर और दूसरा होगा लेट एम्पायर। यहां पर वही लेट एम्पायर शुरू हो रहा है, अर्ली एम्पायर कंप्लीट हो गया तो लेट एम्पायर यहां पे वही पर्टिकुलरली शुरू हो रहा है। लेट एम्पायर को हम लेट एंटीक्विटी के तौर पे कह रहे हैं। एंटीक्विटी का मतलब कोई अलग नहीं होता, एंटीक्विटी का मतलब भी होता है पास्ट, बेसिकली एंशिएंट पास्ट। सो लेट एंटीक्विटी सिंपली मींस दैट लेट पास्ट। सो अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर बोथ आर 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द लेट एम्पायर। ठीक है, अर्ली एम्पायर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब इसमें क्या क्या हुआ मैं बहुत बढ़िया से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। लेट एंटीक्विटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। लेट एंटीक्विटी जो शब्द है, इसका उपयोग हम जो कर रहे हैं वो किन चीजों के लिए कर रहे हैं, तो समझते चलो। द फाइनल, अंतिम, फैसिनेटिंग मतलब ग्लोरियस, बहुत आकर्षित करने वाला, ठीक है ना, जिसका बहुत ज्यादा नाम है, जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, जिस टाइम पीरियड में, जिस एरा में हम जी रहे हैं, रोमन के लिए कहा जा रहा है कि जिस एरा के बारे में हम मतलब जिस एरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस एरा में वो लोग जी रहे थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग था, बड़ा मन को लुभाने वाला था। ठीक है, सो फाइनल एंड फैसिनेटिंग टाइम पीरियड है ये। एवोल्यूशन एंड द ब्रेकअप ऑफ रोमन एम्पायर। दो देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर जो है इसमें लेट एंटीक्विटी जो टॉपिक है, इसमें जो पर्टिकुलर ये लाइन है, ये पूरे पैराग्राफ का, पूरे वीडियो का एसेंस है आपका, कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप इसमें ये पढ़ोगे कि फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड है, ठीक है, तो कैसे रोमन एम्पायर अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। तो फाइनल और फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसी टाइम पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे रोम में जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो भी आपको यहीं पर समझने को मिलेगा। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि रोम कैसे अपने डेवलपमेंट के पीक पर रोम पहुंच रहा है। सो रोम का जो डेवलपमेंट है, रोम का जो एवोल्यूशन है, इसके पीक पर, और एट द सेम टाइम व्हेन रोम वाज एट इट्स पीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट, जब रोम अपने विकास के डेवलपमेंट पर है, तो वहीं से फिर क्या शुरू होता है, रोम का ब्रेकअप शुरू हो जाता है, रोम का डिवीजन शुरू हो जाता है। रोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो हम समझेंगे कि क्या क्या क्राइसिस थी जिनकी वजह से, थोड़ा सा ही है, ज्यादा बहुत डिटेल में आपके बुक में भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना बुक में नहीं है एटलीस्ट उतना हल्का सा तो मैं आपको आइडिया दे दूं कि क्या क्या रीजंस थे। ठीक है चलो, बाकी थोड़ा बहुत इसमें आपको हल्का हिंट किया हुआ है। तो हम बेसिकली दोनों एम्पायर के बारे में सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, जितना आपके बुक का सिलेबस का है उतना ही मैं उसको कवर करूंगा। हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा में देता रहूंगा, इसमें कोशिश करूंगा जो कि रिलेवेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। चलिए, तो डेवलपमेंट और एट द सेम टाइम ब्रेकअप। तो रोम का जो डिवीजन हो जाएगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, ये हम समझेंगे। देन दिस टाइम पीरियड ऑफ द लेट एंटीक्विटी, शुरुआती जो अर्ली एम्पायर था, तो जब हमने अर्ली एम्पायर पढ़ा तो अर्ली एम्पायर जो है ये कहां से 27 बीसी से शुरू हो गया था। 27 बीसी से आप ये जो टाइम पीरियड अभी लगा रहे हैं 285 इसके आसपास का जो टाइम पीरियड है, मतलब 4th सेंचुरी शुरू होने के जस्ट पहले पहले का जो टाइम पीरियड है, दैट इज अर्ली एम्पायर। और इसके बाद आपका 300 के आसपास से या 285 के आसपास से जो टाइम पीरियड शुरू होता है, ये बेसिकली शुरू होता है आपका लेट एंटीक्विटी का टाइम पीरियड। ठीक है, सो इट रेफर्स बेसिकली और ब्रॉडली टू द टाइम पीरियड ऑफ 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी के बाद में ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है आपका, ये काफी कुछ बचा रहेगा अगले कुछ 200-300 सालों तक, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाएगा, कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाएगा वो। ठीक है, कंसिडरेबल चेंजेस इन कल्चर एंड इकोनॉमी, मैंने पहले ही बता दिया आपको जब मैं आपको बता रहा था कि फैसिनेटिंग टाइम पीरियड है। तो दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द कल्चर ऑफ द रोमन एम्पायर वाज
एट इट्स पीक, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आपको मूर्तियां, आइडॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, मतलब भव्य इमारतें, एकदम बेहतरीन टाइप की मैग्नेनिमस मैग्निफिशेंट इमारतें वगैरह देखने को मिलेंगी, आइडॉल्स मूर्तियां वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्कल्पचर बेहतरीन क्वालिटी का देखने को मिलेगा, लिटरेचर बहुत अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप इसको कह सकते हैं कि कल्चरल लीगेसी का टाइम पीरियड है या कल्चरल डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज एन एम्परर नोन एज डायोक्लेशियन। क्या नाम है इन भाई साहब का? 284 से 305 तक रूल कर रहे हैं, डायोक्लेशियन नाम है। ठीक है, डायोक्लेशियन। तो डायोक्लेशियन जो है, जब इसका टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, इसके पहले की अगर डेवलपमेंट ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छे से कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, जो कि ऑलरेडी आ चुकी हैं तुम लोगों को समझ में। क्या कि रोम का जो डेवलपमेंट है ये कहां से शुरू हुआ? रोम को रिपब्लिक जो व्यवस्था है, मतलब रोम की रिपब्लिक व्यवस्था खत्म करने से रोम को एम्पायर बनाने की व्यवस्था के साथ शुरू हुआ। अगस्टस, हु स्टार्टेड हिज टाइम पीरियड अराउंड 27 बिफोर क्राइस्ट, ही you can say established the new regime known as Roman Empire, and he just you can say overthrown, not exactly overthrown, but you can say कि थोड़ा सा उसको उसने अंडरमाइन कर दिया, थोड़ा सा उसकी पावर कम कर दी सीनेट की, और जो पुरानी व्यवस्था थी दैट इज रिपब्लिक, वो अब उतनी प्रैक्टिस में नहीं है। क्लियर? तो उसके बाद से क्या किया था अगस्टस ने? एक्सपेंशन किया था बड़े लेवल पर। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सपेंशन अगस्टस के टाइम पीरियड पे हो गया था। थोड़े बहुत कुछ ट्राजान वगैरह जो रूलर हैं, इन लोगों ने भी कुछ और टेरिटरीज ऐड करने की कोशिश करी, तो थोड़ा बहुत जो एक्सपेंशन हुआ वो इस टाइम पीरियड पर हो गया। अब जो एक्सपेंशन हो चुका है कंप्लीटली रोम का, और 3 कॉन्टिनेंट्स तक जो बढ़ा हुआ रोमन एम्पायर है, मतलब 3 एम्पायर्स को टच कर रहा है, जिसके हार्ट में मेडिटेरेनियन सी है, जो यूरोप में फैला है, एशिया में फैला है, अफ्रीका में फैला है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में फैला है, मतलब ऐसा कहना चाहिए। तो इस वास्ट एम्पायर में आप देखो कि डायोक्लेशियन कुछ ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हम इस एम्पायर को एफिशिएंटली, स्मूथली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर वही चीज वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर अस टू एडमिनिस्टर इट। तो उसने देखा यार नहीं, थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंशन थोड़ा बड़ा हो गया है, एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और चूंकि एक्सपेंशन अब थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए ओवर एक्सपेंशन की वजह से हम इसको इतना स्मूथली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स बनते रहेंगे, हमारे पास प्रोटेस्ट के सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी, अटैक्स के सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी, और कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि पता चला हम एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मल्टीपल एरियाज हैं यहाँ पे, जो कि यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट तक फैले हुए हैं, अफ्रीका से लेके इधर अफ्रीका तक फैले हुए हैं, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर, इतनी सारी न्यूमेरस ट्राइब्स आती हैं हमारे रूल के अंदर। तो कभी कैसी सिचुएशन बन सकती है जब हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे इन्वेजन का या ट्राइबल इन्वेजन्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का तो रीजन बनेगा ही, हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल का भी रीजन बनेगा, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है हमको फिर उधर थोड़ा खर्चा पानी ज्यादा करना पड़ेगा ना अपने आप को बचाने के लिए, तो इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा। तो क्यों ना हम उतना ही एरिया अपने पास रखें जितने को हम बहुत स्मूथली एडमिनिस्टर कर सकें, बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, और अननेसेसरी जो हमारे पास ओवर टेरिटरीज हैं, एक्स्ट्रा टेरिटरीज हैं, इनके मेंटेनेंस में भी हमको खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसने क्या किया, ही स्टार्टेड कटिंग बैक all those excess areas or the over expanded areas को इसने क्या किया, अबंडन कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो इसने उन एरियाज को त्याग दिया, उन टेरिटरीज को त्याग दिया जिनको इसने क्या समझा कि ये थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो वहां से हम बहुत ज्यादा किसी एनिमी को डिटर कर सकते हैं, ना वहां से हम किसी दूसरे एनिमी के ऊपर ज्यादा एडवांटेज पा सकते हैं जिस जगह की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजिकली वो लोकेशन पर्टिकुलर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दूसरा, वहां से इतना रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है, इतनी कोई ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, ना वहाँ कोई ऐसा ट्रेड कॉमर्स का कोई एक हब है, सेंटर पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल हो। तो ना हमें वहाँ से बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, ना हमें वहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो रहा है। सो वाई टू अननेसेसरी कैप्चर दैट एरिया एंड वाई टू रिटेन दैट एरिया,
क्योंकि खर्चा तो देना ही पड़ रहा है आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे आपका भी तो कुछ ना कुछ फंड वहां से आ रहा होगा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कुछ छोटा मोटा रिवॉल्ट ही हो गया मान लो, तो तुम्हें उसे कर्व करने के लिए अपने सैनिक भेजना है, सैनिकों के साथ रिसोर्सेज, खाना पानी राशन दुनिया भर की चीजें भेजनी पड़ेंगी, सैलरी वगैरह, तो एक्सपेंडिचर भी लग रहा है और वहां से कुछ है नहीं ज्यादा। तो इसलिए ऐसे एरिया को आप पूरी तरीके से अबंडन कर दो, छोड़ दो, जाने दो, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इन सारे एरियाज को क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट, अबंडन, पूरी तरीके से त्याग दिया एक तरीके से। तो अब क्या करेगा, जो बचा हुआ एरिया है इसने उसको रीऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग करेगा, उसको रीऑर्गेनाइज करेगा प्रॉपर तरीके से, उसको रीस्ट्रक्चर करेगा, उसको और स्ट्रेंथन करेगा। वहां पर दो चीजें, पहला फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, तो सीमाओं को उसने और ज्यादा किलेबंदी कर दी, उनकी चाकबंदी कर दी। इसका मतलब है कि ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द फोर्ट्स ऑन द बाउंड्रीज और इन द फ्रंटियर एरियाज। तो जो सीमावर्ती इलाके थे उन इलाकों पर इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने बहुत बढ़िया बढ़िया किले बनाने शुरू कर दिए, फ्रंटियर्स पे फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, सो दैट ही कैन डिटर द एनिमीज, सो दैट ही कैन चेक द एंट्री पॉइंट्स ऑफ द एनिमीज और द अटैक और द इन्वेजन ऑफ एनिमीज, ताकि शत्रुओं का जो आगमन है, शत्रुओं का जो वहां से एंट्री पॉइंट है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके, बंद कर सके एक तरीके से। क्लियर? तो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स एंड एट द सेम टाइम ही रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बाउंड्रीज जो है छोड़ दी गई हैं, अबंडन कर दी गई हैं। तो पहले आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया से सोशल हायरार्की और बाकी पिछले वाले एरिया में, पिछले वाले वीडियो में आई मीन, कि इसने कैसे सिटीज वगैरह को, इसने का मतलब रोमन एम्परर्स ने कैसे सिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि एक सिटी की अपनी एक प्रॉपर टेरिटरी रहेगी, उनकी काउंसिल रहेगी, तो प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया डिफाइन किया गया था एम्परर के थ्रू। तो ये जो प्रॉपर प्री डिफाइंड एरिया था, अब बहुत सारे एरियाज चले गए हैं, तो सबकी जो बाउंड्रीज हैं उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो ही स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजिंग द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, जो डिफरेंट रोमन एम्पायर की प्रोविंसेस हैं उनको सबकी को प्रॉपर फिर से उनकी बाउंड्री जो है रीस्ट्रक्चर की गई और उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर डायोक्लेशियन बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। देखिए, तो डायोक्लेशियन के रिफॉर्म्स आगे जाके कोशिश करेंगे, बल्कि एक एफर्ट होगा कि रोम को बंटने से बचाया जाए, रोम के डिवीजन को बचाया जाए। हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर भी, और रोम का पार्टीशन होके ही रहेगा। तो पहले तो इसने रीस्ट्रक्चरिंग करी, ये सब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम और पैरेलली इसने क्या करना शुरू किया, ही सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस। तो इसने ऑब्जर्व किया कि देखो क्या है कि ज्यादातर जो हमारे सीनेट्स हैं, सीनेटर्स वगैरह, ठीक है, सीनेट के जो मेंबर्स हैं सीनेटर्स, ये एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेजिग्नेशन इनके पास है ये, और बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर मेनी सीनेटर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन मिलिट्री designations as well, or you can say who are holding certain military designations। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर सीनेटर्स जिनके पास कुछ सेना के ओहदे या पद हैं, कुछ डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं वो। तो इसने ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया। अब देखो, जो प्रक्रिया अगस्टस ने शुरू करी थी कि सीनेट्स जो है वो उतना ज्यादा इंटरफेयर ना कर पाए सम्राट के कार्यों में, उसको ये और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है एक तरीके से, और सीनेट को, या मैं कहूं सीनेट की सत्ता को, सीनेट के इंटरफेरेंस को और कम कर रहा है, इवन बहुत हद तक कम कर दे रहा है, जीरो की तरह। जीरो का मतलब है इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज और द फंक्शंस ऑफ एम्परर, सम्राट के कामों की बात जहां तक हो रही। तो इसने क्या कहा उन सीनेटर से कि देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारे में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना आता नहीं है। मतलब अगर तुमको कह दिया जाए कि लो तलवार और बढ़िया एक भीषण युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध में एकदम बढ़िया लग जाओ, तुम 4-6 सैनिक जो है दुश्मन के उनको मार गिराओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। इसके पहले तुम्हारी हो सकता है तलवार अलवार गोली शोली लग जाए, तो तुम्हारा अलग खर्चा हॉस्पिटल का बेयर करना पड़ेगा हमको। तो तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, क्योंकि तुम लोग बहुत ही एफिशिएंट हो, प्रॉपर तुमको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का। व्हाई यू आर जस्ट वेस्टिंग अदर्स अपॉर्चुनिटी। दूसरा कोई आ सकता है उसमें, तो तुम उसको वेस्ट कर दे रहे हो, बेचारे की अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो। तो तुम लोग एक काम करो, मिलिट्री के जो फंक्शंस है वो बिल्कुल मत करो। तो इसने पर्टिकुलरली ये रूल ही कर दिया कि जो सिविलियन फंक्शंस देख रहे हैं वो सिविलियन फंक्शंस देखेंगे, जो मिलिट्री फंक्शन देख रहे हैं वो मिलिट्री फंक्शंस देखेंगे। क्लियर है? और ऐसा नहीं होगा कि, है ना,
सेनेटर्स क्या है, बदमाशी करने के चक्कर में लगे रहते थे कि उनका ये रहता था कि भाई आर्मी भी हमारे कंट्रोल में रहे और आर्मी क्या प्लानिंग कर रही है राजा के साथ मिलके वो भी हमको हमेशा पता चलता रहे। तो बहुत सारे सेनेटर्स ऐसे होते थे जो बहुत सारे मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते थे। तो इनका काम बहुत सारा जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, पर मिलिट्री डेजिग्नेशंस पर है, मिलिट्री पोस्ट पर है, तो पोस्ट पर है, तो इससे उनको क्या है, मूवमेंट के बारे में अपडेशंस मिलती रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, या आर्मी किस तरह से प्लान कर रही है। करप्शन को भी कई बार इससे थोड़ा बहुत एक बढ़ावा मिल जाता था ऐसे लोगों को। तो इन लोगों को पूरी तरीके से सिविलियन फंक्शंस पे लगा दिया कि जिस काम के लिए तुम परफेक्ट हो वही काम करो। मिलिट्री फंक्शंस वाला जो आदमी, अब जैसे मान लो किसी को एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, या कोई बहुत दिनों से, जैसे सैनिक ही है बहुत दिनों से, या छोटे पोस्ट के लोग हैं मिलिट्री में, वो बहुत एफिशिएंटली ऑनेस्टली मिलिट्री को सर्व कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट करके और ऊपर पहुंचा दिया रोमन सम्राट ने। और जो बाकी मिलिट्री के लोग हैं उनको इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर जो है वो रखना शुरू कर दिया, ताकि मिलिट्री के ही लोग मिलिट्री को मैनेज करें, जिससे ज़्यादा बेटर तरीके से मिलिट्री मैनेज होगी सिविलियन के इंटरफेयर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा इसने क्या किया, ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू मिलिट्री कमांडर्स। तो मिलिट्री कमांडर्स थे उस समय जिनको कहा जाता था ड्यूक्स, ठीक है। तो ड्यूक्स वर द मिलिट्री कमांडर्स जिनके पास अच्छी खासी पावर होती थी, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सेनापति या जनरल्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, या और इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर हैं मिलिट्री के। तो इन लोगों को कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा पावर दे दी गई कि मान लो कभी ऐसे तुम्हें लगता है कि कुछ इंटरनल केओस हो सकता है, तुमको कुछ लोगों को अरेस्ट करना है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती लग रही है कि हो जाएगी, कि एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे कुछ एग्रेशन होगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से सोचो समझो प्लानिंग करो हर एक चीज़ को। ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों के लिए आप एम्परर के पास आओ या एक प्रोसेस फॉलो करो, आप पॉजिटिवली एक्ट करो। हाँ, वो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए कि बाद में अगर वो पता चला कि तुमने अपने हिसाब से कुछ भी कर दिया, वो अनजस्ट होगा तो पनिश्ड होगे। लेकिन अगर वो जस्ट है, जस्ट का मतलब है जस्टफुल है, न्याय के हिसाब से किया गया है और मोरली एथिकली सही है, तो बिल्कुल तुम आगे बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी पावर्स को हम आगे से बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। तो मिलिट्री कमांडर्स की जो पावर है उनको और इसने बढ़ाया, उनको और ऑटोनॉमी दी कि वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना शो करें, बल्कि खुद ही निर्णय लें। चलो, तो आप देख रहे हैं कि डायोक्लेशियन ने कितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स करे। डायोक्लेशियन के बाद कुछ और रूलर्स आ रहे हैं जिन रूलर्स के टाइम पर रोमन जो साम्राज्य, अच्छा यहां पर डायोक्लेशियन के टाइम पे भी ध्यान रखना, डायोक्लेशियन के टाइम पे भी जो रोम है ये डिवाइड होगा बेसिकली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है ना, इसलिए इसने रोम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसने रोम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन बाद में वो 3 पार्ट्स उतने फिजिबल नहीं रह गए और आगे जाके 2 पार्ट हो गए। तो हुआ ये कि इसके बाद और कुछ एक आध रूलर आ रहे हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थियोडोसियस। तो थियोडोसियस जो रूलर है ये भी डायोक्लेशियन से ही थोड़ा सा महान कह सकते हैं, डायोक्लेशियन की तरह और इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा वर्दी रूलर है। इसने भी अपने टाइम पर पूरी कोशिश करी और पूरे एम्पायर को एक रखा, डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन आगे जाके डायोक्लेशियन, थियोडोसियस के 2 पुत्र हैं और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो दोनों उतने ज़्यादा वर्दी नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो रोम का बंटवारा हो ही गया फाइनली, और दोनों पुत्रों ने अलग अलग बांट लिया ईस्ट और वेस्ट रोमन एम्पायर। जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है हमारा, ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, क्लियर है। तो ये आपका हो गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ये हो गया आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर। एक तरीके से वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल होगी दैट वुड बी रोम। रोम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि मेन रोम यही है। तो पश्चिम का इलाका जो है उसकी कैपिटल रोम रहेगी, और ईस्ट की जो कैपिटल है उसको बिजेंटाइन कहते थे, बिजेंटाइन, बाइजेंटाइन कह दो या बिजेंटाइन कह दो, ठीक है। आगे जाके आपके पूर्व की तरफ जो राज्य है, पूर्व की तरफ का जो क्षेत्र है रोम साम्राज्य का, जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रूलर आ रहा है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट है, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में हम और डिटेल अभी समझेंगे, क्योंकि इसने जो कंट्रीब्यूशन किए उसका जिक्र आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो कॉन्स्टेंटाइन कॉन्सोलिडेटेड, इसीलिए मैं और बातें अभी ज्यादा कॉन्स्टेंटाइन के बारे में नहीं बता रहा हूं। सो ही कॉन्सोलिडेटेड सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडेड अदर। तो बहुत सारे
जो डायोक्लेशियन और बाकी जो रूलर्स हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं, इनको कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, और बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश की। एंड एट द सेम टाइम ही इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू रिफॉर्म्स, इसने कुछ और रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि उस समय कुछ थोड़े से अमाउंट में इकोनॉमिक क्राइसिस ऑब्जर्व होगी, और आपको पता है कि चांदी वगैरह की जो आवक है, यानी कि चांदी वगैरह की जो इनकमिंग है, एक तरीके से कह दूं मैं, अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, इसमें शॉर्टेज देखने को मिलेगी। इसलिए ये सिल्वर की जगह गोल्ड के कॉइन्स को जो है वो प्रचलन में लाएगा, या वो यूज में लाएगा, आप कह सकते हैं। तो इसने नए डिनोमिनेशन का सिक्का जारी किया, ठीक है। ये जो नए डिनोमिनेशन का सिक्का था, ये लगभग 4.5 ग्राम का गोल्ड का कॉइन था, 400 हाफ ग्राम गोल्ड कॉइन था ये, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा किसका, आपके कॉन्स्टेंटाइन का। क्लियर है, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, और इसी के नाम पर आगे जाके जो कैपिटल है आपकी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, ठीक है, वो बनेगी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। ये अनदर इनोवेशन, तो आगे जाके फिर इसने क्या किया, कैपिटल को और ज्यादा स्ट्रांग किया। तो कैपिटल को जब इसने स्ट्रांग किया तो क्या इसके दिमाग में आया कि यार भाई साहब, जब हमारे नाम पे सारा कुछ चल ही रहा है तो दूसरी राजधानी हम बना ही रहे हैं, क्योंकि पहली राजधानी अब रोम के साथ सारा कुछ काम हो नहीं पाएगा ना। तो इसने कहा यार वापस एक काम करो, जब 2 राज्य बटी गए हैं तो प्रॉपर रोम से सारा कुछ ना चले, अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कैपिटल बनाए, और यहाँ रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ इनोवेशन, नए तरीके से यहाँ सारा काम शुरू हो जाए। रोम जो है वो बेसिकली वेस्टर्न एम्पायर की तरफ का सारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देख ले, ठीक है। तो पुरानी कैपिटल जो है वो सिर्फ वेस्ट का हिसाब किताब रखेगी, और ईस्ट के लिए एक नई कैपिटल बन गई, जिसका नाम रखा गया आफ्टर द नेम ऑफ द एम्परर कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। तो आपका मन करे कभी घूमने का कि ढूंढना है हमको ये कुस्तुनतुनिया, तो आप चले जाना टर्की। टर्की में आज जो मॉडर्न इस्तांबुल सिटी है, दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टेंटिनोपल। यहीं पर, इसी जगह पर रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया बनाई थी, ठीक है। चलो अब ये जो पूरा इलाका है कॉन्स्टेंटिनोपल का, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का जो एरिया है, इसको अब और ग्रोथ करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि नया पूरा जो रोमन एम्पायर विकसित हो रहा है, इसमें नए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, नई ब्यूरोक्रेसी, नई मशीनरी की जरूरत पड़ेगी पूरी तरीके से। इसलिए यह एरिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम कह रहे हैं, जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, इसके लिए नई सीनेट की व्यवस्था शुरू की गई। न्यू सीनेट। न्यू सीनेट क्यों? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जब कैपिटल ही नहीं बन रही है तो इस कैपिटल में पुराने ऑफिसर्स आ जाएंगे, तो रोम में फिर क्या होगा। तो यहां पर नए तरीके से सब कुछ काम होना चाहिए ना, नए सीनेटर्स भर्ती होने चाहिए। अच्छा, सीनेट आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, सीनेट और कुछ नहीं पार्लियामेंट है, ठीक है। जैसे इंडिया के सारे डिसीजंस जो है यहाँ के इलेक्टेड लोग लेते हैं, और वो लोग कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। वैसे ही उस जमाने में, पुराने टाइम पर, जो रोम के एलीट क्लास एरिस्टोक्रेट या जो रिच वर्ग के लोग होते थे, रिच क्लास के लोग होते थे, ये लोग राजा के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट या एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके से हाथ बटाते थे, ठीक है। तो ये जिस जगह पर बैठकर डिसीजन मेकिंग करेंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं? सीनेट। सीनेट एक तरीके से दूसरा शब्द कह दो तो पार्लियामेंट ही है, ठीक है। चलो तो यहां पर नई सीनेट की व्यवस्था है, और नई सीनेट के लिए कवायद शुरू हो गई, मतलब बड़े लेवल पर उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाने लगा जो लोग सीनेट बनने के वर्दी हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे इसमें क्राइटेरिया जो है वो इकोनॉमी का ही रहेगा। 4th century was a period of rapid expansion of the governing class। तो 4वीं शताब्दी से जब से बंटवारा हो गया, 2 पार्ट में रोम बट गया, उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि जो 4वीं शताब्दी है वो जो गवर्निंग क्लास है, गवर्निंग क्लास से मतलब इसी नए सीनेट में जो ऑफिसर्स आने वाले हैं, जो कि रोम के सम्राट को हेल्प करने वाले हैं गवर्नमेंट में, तो जो नई गवर्निंग क्लास सीनेट के लिए बन रही है, इसकी हमें एक्सपेंशन या ग्रोथ देखने को मिलेगी। वाई? बिकॉज वेरी क्लियर कि जब नए नए पार्लियामेंट या नए नए सीनेट की व्यवस्था बन रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उन लोगों को अब देखा जाएगा कि जो लोग ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट द सेम टाइम टैक्सेस वगैरह भी खूब सारा दे रहे हैं, या फिर वो लोग किसी एक पर्टिकुलर सिटी के बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं, उनके पास पब्लिक का सपोर्ट भी है। समझ रहे हो? तो ये जो गवर्निंग क्लास है, इस गवर्निंग क्लास लेकिन इसमें एक आध चीज़ें आपको जो आपका पश्चिमी रोमन एम्पायर है उससे अलग दिख जाएंगी। क्या?
तो पहले तो ये समझ लो कि जो गवर्निंग क्लास है इसकी अब आपको और तेजी से इसका विकास देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो टाइम है, इस टाइम पर जो लोग बढ़ रहे हैं ये मिलिट्री पोस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं आर्मी वगैरह का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आप देख लेना। चलो अब अगली लाइन समझते हैं। तो जो नया रोम विकसित हो रहा है प्लस पुराने रोम की तरफ, दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पैरेलली, ठीक है। जहाँ जहाँ जिसका कॉन्टेक्स्ट आएगा वहाँ वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम नए रोम के बारे में बात करेंगे, लेकिन पुराने रोम के बारे में भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नए नए रोम के बारे में बात कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वो टाइम है जब अब वॉर वगैरह हो नहीं रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, वॉर पहले ही खत्म हो चुके हैं। वॉर का टाइम जो है वो अगस्टस के ज़माने में ख़त्म हो गया, अच्छा खासा एक्सपेंशन हो चुका था, इतना इनफैक्ट इतना एक्सपेंशन हो गया कि उसको एक सम्राट संभाल नहीं सकता। इसलिए उस एक्सपेंशन को मैनेज करने के लिए दो पार्ट में रोम बट गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। चलो, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इस तरीके से ये पूरा एरिया बट गया। अब ग्रेजुअली जब इन दोनों एरिया के पार्टीशन हो गए तो इनका फिर एक ही फोकस है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करें। इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाला वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा आप लोगों ने, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो मुझे वो पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत फिर से यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये मान के चलो कि अलग अलग प्रोविंसेस में रोम के जो अब इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अब एक्सपोनेंशियल हो रही है, ये बहुत तेजी से हो रही है। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होगा, राज्य में मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी हमें, राज्य में मौद्रिक स्तर पर मॉनेटरी लेवल पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। डिफरेंट मॉनेटरी एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा कहना चाहिए, ये हो रही हैं अलग अलग प्रोविंसेस और शहरों में हो रही हैं, जिनसे अच्छे खासे अमाउंट में ह्यूज लेवल पर टैक्सेस वगैरह मिल रहे हैं। किसको? सरकार को। ये जो सफिशिएंट अमाउंट में टैक्सेस मिल रहे हैं ये रोम की इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रोथ करा रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो हो रही है, इस मॉनेटरी स्टेबिलिटी से क्या होगा, शहरों का विकास और तेजी से होगा। अच्छा, खासकर ये जो नया अभी आपका एरिया विकसित हो रहा था इसमें ये चीज़ का ध्यान दिया गया था कि रूरल एरियाज जो है, इन रूरल एरियाज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट साथ में समझो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मॉनेटरी स्टेबिलिटी आने का कारण क्या है कि रोम के जो सम्राट हैं, इन रोम के सम्राटों ने अब थोड़ा सा जब रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है पूरे साम्राज्य की, तो उसके बाद इन्होंने रूरल एरिया पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू भी करा। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज वो एरिया थे जहां से बड़े लेवल पर क्या होता था, शहरों के लिए ग्रेन्स, अनाज वगैरह आते थे, फल आते थे, सब्जियां आती थी, वहीं से रेवेन्यू आता था। तो कुल मिला के अगर साम्राज्य का, पूरे साम्राज्य का नरिशमेंट हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, तो उसकी जो सिंपलेस्ट इकाई है इस नरिशमेंट की वो विलेज ही था या रूरल एरियाज ही थे। तो रूरल एरियाज में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खेती कर रहे हैं, खेती तो कर ही रहे, साथ में छोटे मोटे स्मॉल स्केल लेवल पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चल रही है, जैसे ऑयल प्रेसिंग वगैरह, ग्लास फैक्ट्री, जिस तरह से तेल वेल निकालने की, जैसे ऑलिव ऑयल ही बनाना है, अब ऑलिव ऑयल की कितनी ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो ये जो बड़े लेवल पर, रूरल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रूरल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इन पर भी रोम के सम्राटों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स किए। रोम के सम्राटों का मतलब है कि जो नई गवर्निंग क्लास थी और जो सीनेट में आ रही थी, और पर्टिकुलर अलग अलग सिटी से आ रही है, तो उन सिटी के जो रिच क्लास के लोग हैं, गवर्निंग क्लास के लोग हैं, मेयर वगैरह, सिटी काउंसिल के लोग वगैरह, मैजिस्ट्रेट वगैरह जो है, ये लोग रूरल एरिया में और इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूरल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, मजबूत होगी, तो वो आगे जाके शहरों में तब्दील हो जाएगी, शहरों में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एज वेल एज वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे पर्टिकुलरली जिस सिटी में वो विलेज आता था उसी को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो कुल मिला के समझ रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। इसलिए हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आपको मिले हैं, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट वगैरह जो आपने शुरू में पढ़ रखे हैं, पहले वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जो हमें रोमन एम्पायर के बारे में बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें ये शो करते हैं कि इस टाइम पर जो गवर्निंग क्लास है प्लस एम्परर वगैरह, ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि रूरल एरिया पर भी इन्वेस्टमेंट हो। अब जब और रूरल लेवल पर इन्वेस्टमेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा, लोगों को निचले लेवल पर भी थोड़ा सा ठीक ठाक जीवन जीने को मिल जाएगा। तो इस मॉनेटरी स्टेबिलिटी से क्या हुआ
इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज होगी। तो ये एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, ध्यान रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रिगरिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न दे रहा है, जिससे रूरल एरिया भी फ्लॉरिश हो रहा है और शहर वगैरह जो है ये भी फ्लॉरिश हो रहे हैं। और बड़े लेवल पर नई नई फैक्ट्रीज, ऑयल प्रेसिंग और ग्लास फैक्ट्रीज। ऑयल प्रेसिंग की जब मैं बात करता हूं तो कंफ्यूज मत होना, तेल निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। तेल निकालने में तो किसका तेल? ऑलिव का तेल, ठीक है ना। तो इसको क्या करते थे? मशीन वगैरह का प्रेस करके। अब अच्छा, नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजीज, जैसे स्क्रू प्रेसिंग आ रही है, मल्टीपल वाटर मिल्स आ रही हैं। वाटर मिल के बारे में इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाला वीडियो जो है इसमें मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि कैसे उसका इस्तेमाल करते थे। तो यही वाटर मिल वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके उसमें जो प्रेशर या फोर्स थ्रस्ट करके जो है ऑयल प्रेसिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ करी जाती थी, या वाइन वगैरह को बनाने का भी काम किया जाता था, ध्यान रखिएगा, है ना। उसी में और दूसरे अपडेशन आ गए, स्क्रू प्रेसिंग आ गई, ठीक है, जिसमें और कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके प्रेसिंग वगैरह को अंजाम दिया जा रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब कुल मिला के हम जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कल्चरल ग्रोथ, या मैं कहूँगा कि ये फैसिनेटिंग टाइम पीरियड है जब रोम का एवोल्यूशन अपने पीक की तरफ जा रहा है। सो रोम इज कॉन्टिन्यूअसली ग्रोइंग, एग्रीकल्चर वगैरह के फील्ड में और इकोनॉमी के फील्ड में, दोनों में बढ़िया ग्रोथ हो रही है, क्लियर है। एट द सेम टाइम द रोमन एम्परर दे ट्राइड टू रिवाइव द ट्रेड। जो पुराना, अब जैसे मान लो भारत की बात करूं मैं, ठीक है, तो रोम की जो बाउंड्रीज हैं यहाँ यूफ्रेट्स से और आगे आ रही हैं, यूफ्रेट्स तक आ रही हैं। तो अब यूफ्रेट्स मतलब मेसोपोटामिया का हिस्सा, और आपको पता है कि यहाँ से बहुत पहले इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बने हुए हैं, भारत के साथ व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोग, और अब मेसोपोटामिया वगैरह सब कुछ रोम का हिस्सा है, क्लियर है। तो रोम की जो बाउंड्रीज हैं वो आपके ईस्ट को टच कर रही हैं, एशिया, ईस्ट एशिया को, ठीक है, मिडिल ईस्ट को बेसिकली टच कर रही है, और वहां से आसान है आपके भारत की तरफ पहुंचना। कुल मिला के आसान पहुंचने का मतलब है टेरिटरी को अटैक करना या एनेक्स करना नहीं, बल्कि उनके साथ ट्रेड रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स बनाना। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिन कमोडिटीज का पूर्वी देशों के साथ व्यापार पहले भी होता रहा है, तो क्यों ना अब हम इस ट्रेड को रिवाइव करें। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पहले हो रहा था, इसको हम रिवाइव करें। तो आप देख रहे हो इंटरनली ट्रेड प्रॉस्पर हो रहा है, इंटरनली इकोनॉमी स्ट्रांग हो ही रही है। एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर एक्सटर्नल ट्रेड एज वेल। साथ साथ ये लोग अपने जो बाहर का व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसको भी बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईस्ट, पूर्वी देशों के साथ जो इनका व्यापार है, ईस्ट, रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विथ ईस्ट। तो पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार को इन्होंने और ज्यादा रिवाइव करने की कोशिश की, इस पूरे रास्ते को, इस पूरे ट्रैक को जहां से व्यापार हुआ करता था, चाहे वो सी रूट की बात हो रही हो, चाहे वो लैंड रूट की बात हो रही हो, ठीक है। चलो, तो अब ये दोनों चीजें जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, और डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी के लेवल पर हो ही रही है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ रही है, जिससे बड़े लेवल पर हमें शहरों के विकास का जो एक सीन है वो देखने को मिलता है। मैं कहूँ अर्बन एरियाज जो है वो और फ्लोरिश हो रहे हैं, या अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पर? रोम में, ठीक है। चलो, न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड सेंस ऑफ लग्जरी। तो जब शहर के लोग धीरे धीरे, शहर के लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खाना पीना सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में है ही है, पैसे है ही हैं, बैंकिंग वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है अब तो अब इन लोगों का जो ध्यान है वो किधर जाएगा? जब आपके पास पैसा वैसा सब कुछ, मतलब मोर देन एनफ अमाउंट में आ गया, सारी चीजें हो रही, तो बैठे बैठे सोचोगे ना कि दीवार पे बढ़िया डिजाइन बना लें, पेंटिंग करवा लें, है ना, और घर सुंदर करवा लें। तो इस तरीके से अब आपका दिमाग किधर जाएगा? उन चीजों की तरफ जाएगा जो लग्जरी की चीजें हैं, उन चीजों की तरफ जाएगा जो आर्किटेक्चर की चीजें हैं। तो इन दिस वे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो डेली आपके लाइफ के पैटर्न की जो चीज़ें हैं, डेली लाइफ के पैटर्न का मतलब खाने पीने से लेके आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, इससे रिलेटेड सुविधाओं से लेके, इनको सबको ईजाद करने, इनको सबको और एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। जैसे स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह रख रही, तो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाएंगी, कपड़े वगैरह पे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक्सपेंडिचर्स होंगे, चाहे वो चेयर्स, सिंहासन, बिल्डिंग्स, मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स, उनकी क्या कहें, उनके डेकोरेशन की टेक्निक्स, है ना, ये इन सब पे अब धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब रोम क्या है, कल्चरली भी आप देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अर्बन प्रॉस्पेरिटी। द रूलिंग एलिट्स वर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर।
तो जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलिट है, मतलब सीनेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो सीनेटर वगैरह हैं, ये सीनेटर अब और पहले से ज्यादा धनाढ्य हैं। इसका कारण है, एक तो सोना जो है वो करेंसी का मोड हो गया है, दूसरा अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी है, रूरल लेवल पर भी प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, अर्बन एरिया पे प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है। इसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि इजिप्ट जो है, सिर्फ इजिप्ट जो है क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है 35,000 LBS ऑफ गोल्ड, ठीक है, 2.5 मिलियन सॉलिडी वाज अ कॉइन एक्चुअली। तो जैसे अभी कॉन्स्टेंटाइन ने रिलीज किया था वहां पे 4.5 ग्राम का, ठीक है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 35,000 LBS ऑफ गोल्ड इज ह्यूज अमाउंट, और ये एक प्रोविंस से आ रहा है। और ऐसी कितनी सारी प्रोविंसेस हैं रोम में, ईस्टर्न और वेस्टर्न मिला दी जाए तो दोनों भले अलग अलग हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड वाज जनरेटेड एज द रेवेन्यू, ठीक है, इन द रोम। तो अब ये कहाँ जाएगा? अब ये सब कुछ, इसमें से बहुत सारी चीजें जो आपके सीनेटर्स वगैरह हैं इनके पास जा रही हैं एज अ सैलरी वगैरह, रोम के सम्राट के पास जा ही रही हैं। तो जो जो लोग रोम के साम्राज्य का हिस्सा हैं, ऑफिसर्स हैं, रूलिंग क्लास के लोग हैं, इनको ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू का हिस्सा, या मैं कहूँ कि सैलरी वगैरह तो मिल ही रही है, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इससे धीरे धीरे इनकी और जो हैसियत है, इनकी कंडीशन है, बेटर से बेस्ट होती चली जा रही है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब लेट एंटिक्विटी के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान देते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। थोड़ा सा रिलीजन को देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से रिलीजन उस समय था और किस तरीके से रिलीजियस इंक्लिनेशन है उस समय लोगों का। तो देखो, रोम में बेसिकली मैं बात करूं तो ग्रीक जो पूरे रोमन्स हैं इस समय, एक तो रोमन लोग जो इटली, खास इटालियन सिटी के हो गए, जो रोम से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ही पता है कि जो आपका ईस्ट का इलाका है ये ग्रीक लोगों का इलाका है, जो आपका वेस्ट इलाका है ये इटली के लोगों का, या क्या कहते हैं, लैटिन लोगों का, लैटिन ऐसा कहना चाहिए, लैटिन लोगों का, ठीक है, लैटिन स्पीकिंग लोगों का। इसमें आपके रोमन्स, ग्रीक, या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि जो इटालियन, ग्रीक, इटालियन और रोमन एक ही बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि इटली में ही बेसिकली इसका प्रादुर्भाव, या इटली से ही इसका बेसिकली इमरजेंस चल रहा है। तो इटली या रोम एक ही बात कह दो आप, क्योंकि इटली में ही जो छोटा सा शहर है, जो कैपिटल है, वही रोम है, हेडक्वार्टर है। तो ग्रीक कह दूं मैं, रोम कह दूं या इटली कह दूं, एक ही बात हो गई। यहां पर धार्मिक मान्यताएं पहले से चल रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर समाज में, हर समय में उनकी कुछ ना कुछ धार्मिक मान्यताएं रही हैं, कुछ ना कुछ रिलीजियस फेथ, रिलीजियस इंक्लिनेशंस रहे हैं। तो इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है, ग्रीक लोगों की, रोमन लोगों की, इटालियन लोगों की, ये धार्मिक मान्यताएं जो है पॉलीथिस्ट है, यानी कि बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को ये वर्शिप करते हैं। पॉलीथिस्ट का मतलब है कि बहुत सारे देवताओं को ये वर्शिप करते हैं, जिनमें कई सारे देवताओं के आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो रोम का सम्राट है ये खुद भी अपने आप को क्या मानता है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव और आई एम द सन ऑफ दिस गॉड, दैट गॉड। इस तरीके से आपको रेफरेंसेस वहां पर रोम के इतिहास में देखने को मिल जाएंगे कि अलग अलग सम्राट की तुलना किसी न किसी देवी देवता से की गई। तो उस समय जो बड़े प्रसिद्ध हमें इतिहास में दर्ज देवी देवता मिलते हैं, उनमें जुपिटर हो गए, जूनो हो गए, मिनर्वा हो गई, मार्स हो गए, ठीक है। तो दीज आर दी गॉड्स, ये वो देवता है जिन देवताओं का जिक्र आपको रोम के इतिहास में आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है देवताओं में, क्योंकि सिर्फ मेंशन किया गया है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जानबूझ के मेंशन कर दिया, अदरवाइज आपको इसकी और इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो जुपिटर हो गए, जूनो हो गए, मार्स और मिनर्वा, ठीक है, इनके अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अपने अपने, जैसे क्या होता था पुराने समय में, नेचुरल फोर्सेस वगैरह को देवताओं के तौर पर वो कर दिया जाता था। कोई प्रसन्नता के देवता हैं, कोई खुशी के देवता हैं, कोई दुख के देवता हैं, कोई हेट के देवता हैं, कोई वॉर के देवता हैं, इस तरीके से। तो ये बहुत सारे हमें वहां पर देवी देवता देखने को मिलते हैं। यानी आस्था इनकी कैसी है? इनकी आस्था पॉलीथिस्ट है। चलो, न्यूमेरा ग्रीक एंड ईस्टर्न डीटीज वर्शिप्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल श्राइन। तो रोम में हजारों ऐसी टेम्पल श्राइन्स हैं जहां पर इन देवताओं को, जिनका अभी हमने नाम लिया, जिक्र किया, इनकी पूजा की जा रही है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दिस पॉलीथिस्ट प्रैक्टिस हैड नो कॉमन नेम। यानी जिस धर्म को ये लोग बेसिकली अभी फॉलो कर रहे हैं, इस धर्म को ये किसी एक विशेष नाम से नहीं बुलाते हैं। ध्यान रखना, इस पॉलीथिस्ट प्रैक्टिस का कोई एक विशेष नाम नहीं है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे कि हिंदू हैं
तो अब आज हिंदू धर्म एक नाम से बुलाया जा रहा है हिंदू धर्म, लेकिन जब ये हिंदू शब्द नहीं कॉइन किया गया रहा होगा, इसके पहले भी ये किसी नाम से बुलाया गया होगा, और उस समय बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलती थी, बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते थे इस फेथ में, इस फेथ के अंतर्गत। तो जब हिंदू वर्ड कॉइन नहीं हुआगा तो भी इसको सनातन इटर्नल जो भी कहते थे, प्रैक्टिसेस तो थी। तो पॉलिथिस्ट का कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देव पूजा या देवताओं की पूजा अलग अलग जो है वो होती थी। क्लियर है? चलो इसके साथ साथ इस रोम में एक दूसरा महान धर्म या दूसरा बड़ा धर्म है जिसका नाम है जुडाइज्म। ठीक है, आपने यहूदी धर्म का अगर नाम सुना है, ठीक है, इजराइल का नाम सुना होगा, इजराइल, इजराइल का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, सबको पता है। तो इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, अक्सर कई बार डिस्प्यूट में इस्लामिक कंट्रीज के साथ इसका नाम आ जाता है। तो जो इजराइल है, यहाँ का जो मेन एक्चुअली रिलीजन है, जो जिस रिलीजन के लोग इस कंट्री को बेसिकली फाउंड किए हुए हैं, बसाए हैं, ये यहूदी लोग हैं, जुडाइज्म के लोग हैं। तो बेसिकली इसकी भी जो ओरिजिन है वो अब्राहम और उनके पुत्रों से मानी जाती है, इसाक और इस तरीके से जो उनके पुत्र हैं उन्हीं से आगे जाके इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर? अब जुडाइज्म जो है वो भी क्या है, जुडाइज्म या यहूदी धर्म भी एक तरीके से ऐसे ही है जिसमें बहुदेववाद नहीं है, ठीक है, वॉज बेसिकली मोनोलिथ, ये एक तरीके से एकेश्वरवाद है, ये एकेश्वर नॉट नहीं कहना चाहिए, ठीक है, ये एक एकेश्वरवाद है, इसमें एक ईश्वर की पूजा की जाती है और वो निराकार है, शाश्वत है, मीन्स द इम्पर्सनल गॉड, द गॉड हैज नो फीचर एज पर देयर फेथ एंड द गॉड इज इटर्नल। इस तरीके से मान्यता है यहूदी धर्म में। तो दो प्रमुख आपको धार्मिक इंक्लिनेशन पता चल गए। अब देखो कि नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो नया डेवलपमेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि रोम में अब क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है। क्रिश्चियनाइजेशन क्यों हो रहा है? 4th और 5th सेंचुरी के बाद, यानी जब रोम में डिवीजन हो गया है बेसिकली, जब रोम का डिवीजन हो गया बेसिकली, तो इस दौरान आप देखोगे 312 के पहले और 312 के बाद की कहानी हम समझ रहे हैं यहाँ पे। 312 के बाद रोम में बड़े लेवल पर क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है। क्यों? 4th सेंचुरी में एक रूलर है जिसका नाम अभी आप सुन चुके, मैंने कहा था ना अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी इसलिए वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटाइन भाई साहब जो है, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, इसने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और क्या हुआ देखो कि आपको भी पता है कि अभी जस्ट 300 साल पहले जीसस क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट के ही बेसिस पर हम बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बीसी जब हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के पहले जितने इवेंट्स हो गए हैं इनको हम बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं, और जीसस क्राइस्ट के टाइम से जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम एनो डोमिनी कह देते हैं, एडी कह देते हैं या सी कह देते हैं इसी को। ठीक है, इस नाम से बुला देते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, इन्होंने आगे जाके क्या किया, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू किया अलग अलग जगह पे। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं ये अलग अलग जगह पर जाएंगे, चर्च का प्रचार करेंगे, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स का प्रचार करेंगे। तो रोम में बड़े लेवल पर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार शुरू हुआ, और 312 के आसपास, 312 के पहले वही कहानी है या वही पैटर्न है जो अभी जस्ट आपने पढ़ा, पॉलिथिज्म वगैरह है, जुडाइज्म है वहां पर। ठीक है, तो अलग अलग फेथ के लोग बड़े आसानी से बहुत बढ़िया प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब हमारे इस सीन में एंटर हो गए 312 में। इसके पहले से प्रयास चल रहा है क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने का, लेकिन अब 312 में जब इसने, कॉन्स्टेंटाइन ने एक्सेप्ट कर लिया बाकायदा क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसने रोम का ऑफिशियल धर्म डिक्लेयर किया, स्पेशली ईस्टर्न रोमन जो है पार्ट है, यहां का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर हो गया। ठीक है, क्या? क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोम। तो कॉन्स्टेंटाइन, जिसका टाइम पीरियड 306 से 337 है, 312 के आसपास ये क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, ध्यान रखिएगा, और खुद क्रिश्चियन बन गया। संडे वगैरह का हॉलिडे शुरू करेगा। आपने शायद कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये जो संडे का हॉलिडे होता है ये कब होता है। तो संडे का जो हॉलिडे हमने शुरू किया, बेसिकली हमने क्या मतलब दुनिया में जो शुरू हुआ वो इसी कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया। ठीक है, चलो, संडे के दिन उसने सभी लोगों को छुट्टी दी कि भैया तुम जाओ और प्रेयर किया करो संडे के दिन। ठीक है, इसके पीछे और कहानी है पर छोड़ो, मेन अब इतना समझ लेते हैं। तो आफ्टर द ईयर ऑफ 312 कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड ही मेड द क्रिश्चियन रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। और जब ऑफिशियल रिलीजन बन गया क्रिश्चियनिज्म, तो ऑब्वियस सी बात है, जब सम्राट कहीं का, किसी क्षेत्र का एम्परर जिस धर्म को स्वीकार कर लिया है, और उसने ना सिर्फ स्वीकार किया अपने धर्म को, जिस धर्म को वो मानता है
उसी को उसने ऑफिशियल रिलीजन बना दिया है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर अब क्रिश्चियन जो हैं इनको मौका मिला, फ्रीडम मिला, अथॉरिटी मिला कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें, प्रीचिंग करें बहुत तेजी के साथ, अपनी धर्म का प्रचार कर ले बहुत तेजी के साथ। तो इसलिए हमें एक थ्रेट देखने को मिलेगा। थ्रेट क्या है कि जो पॉलिथिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बहुदेववादी प्रैक्टिसेस हैं, जिन्हें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होगी, वो धीरे 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 क्या है, खत्म होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये एक साथ नहीं खत्म हुआ कि एक ही दिन में सब निपटा दिए हों, लेकिन मतलब कहने का हमें धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इनकी प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, कंडेम करेंगे। जो क्रिश्चियन बिशप्स होते थे, क्रिश्चियन पोप वगैरह, बिशप वगैरह जो हायर अथॉरिटी पे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, जो बड़े संत, एक पूरा चर्च का हेड हो गया या कई चर्चों के हेड हो गए, तो इन लोगों को बिशप बोलते थे। तो क्रिश्चियन बिशप्स जो हैं ये जब जाएंगे धर्म का प्रचार करने के लिए, तो इन लोगों को क्या कहेंगे, इन लोगों को कहेंगे कि यार तुम जो देवी देवताओं की पूजा करते हो दैट इज वेरी वेरी वेरी, मतलब ये कोई बहुत सैंक्शनड प्रैक्टिस नहीं है, बहुत बेकार चीज़ है ये। एक ईश्वर की पूजा करो, ठीक है, और बल्कि जीसस क्राइस्ट की पूजा करो, बिकॉज ही इज द सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र हैं ये, ठीक है, और ईश्वर एक ही है, इम्पर्सनल फॉर्म में है, इस तरीके से। चलो, तो ही कंडेम द बिलीफ, जितनी भी प्रैक्टिसेस है पॉलिथीन्स वगैरह की, और ऐसे लोगों को जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते थे, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे और मूर्ति वगैरह इन सब की पूजा करते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, पेगान्स या पेगन्स कहा जाएगा। आप कह दो पेगन्स और पेगान्स कह सकते हो आप, जो भी आपका मन हो। तो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था फॉर दोज पीपल, ठीक है, जो बिलीव नहीं करते, नॉन बिलीवर है एक तरीके से क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस पर, क्रिश्चियन रिलीजन पर। इन लोगों को पेगन कहा जा रहा है। जो पॉलिथिस्ट हैं, जो रोम के पुराने धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, क्लियर। तो ये लोग क्या कहेंगे कि यार तुम्हारी ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, और पूरी बिलीफ और प्रैक्टिसेस को ये बहुत बेकार तरीके से कंडेम करेंगे। और क्या कहेंगे साथ में कि तुम देखो क्रिश्चियन बन जाओगे, और क्रिश्चियन बनने के बाद भले तुम आइडियली क्रिश्चियन ना रहो, तो तुम फिर भी बेटर हो पेगन्स से, क्योंकि पेगन्स जो है उनका तो बिलीफ ही पूरा बेकार है, उनकी प्रैक्टिसेस ही पूरी जो है वो क्रिटिसाइज करने लायक है, वो बिल्कुल भी फॉलो करने लायक नहीं है। इनफैक्ट तुम क्रिश्चियन बन जाओ, डजंट मैटर कि यू आर एन आइडियल। आइडियल का मतलब है कि भैया तुम संडे को चर्च जाओगे ही, प्रे करोगे ही, और जितनी भी रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी है वो मानोगे ही। तो जो भी क्रिश्चियन मतलब इस तरीके से हैं, थोड़े बहुत भी बन गए हैं, नहीं भले फॉलो करते बहुत अच्छे से, लेकिन बन गए हैं, इतना ही बहुत है उनके लिए, ठीक है। वो पेगन्स से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पेगन्स लोग कौन है, वो जो नॉन बिलीवर हैं, एंड दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग दी और नॉट रिस्पेक्टिंग दी जीसस क्राइस्ट, इस तरीके से, ठीक है। कुल मिला के मतलब कह सकते हो कि नास्तिक टाइप का मान रहे हैं इनको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया। अब हम थोड़ा सा इस हिसाब से यहां पर चीजों को देखेंगे। समस्याएं हैं कुछ कुछ। पहले आपने एकदम एक तरीके से देख लिया कि जो लेट एंटिक्विटी है इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, और इसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा रिलीजियस इंक्लिनेशन देख लिया। अब आप ओवरऑल ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो कि क्या क्या सिनेरियोज चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है आपके रोमन एम्पायर का, जिसकी कैपिटल क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, सॉरी, कॉन्स्टेंटाइन तो किंग है, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये आपका कैपिटल हो गया। वेस्टर्न रोमन जो एम्पायर है इसकी कैपिटल क्या हो गई, रोम हो गई। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पुराना, एक तरीके से कह दो, जो पुराना रोम था वहां से लेके यूरोप तरफ की, जो स्पेन और जो ब्रिटेन और सब का पूरा इलाका आप यूरोप का मान लो, ये पूरा बन गया आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ समस्या क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ये यूरोपियन ट्राइब्स थी, जैसे आपकी वाइकिंग्स हो गए, जैसे आपके फ्रैंका हो गए, जैसे आपके गॉल हो गए, ठीक है, जैसे आपके जर्मन ट्राइब्स हो गई, ये कुछ इजी ट्राइब्स हैं जिनके नाम ले लेता हूं मैं। तो समय के साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्रेजुअली उतने वर्दी एम्परर भी नहीं है, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं ये फ्रिक्वेंटली अटैक करते रहेंगे रोम के बाउंड्रीज पर, ठीक है। रोम की जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस पे ये लोग अटैक करते रहेंगे, और एक लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे क्या होगा, ये ट्राइब ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी और सेंट्रल अथॉरिटी थोड़ी सी वीक होती चली जाएगी। तो फिर क्या होगा
कि रोम जो है ये छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड हो जाए, पूरा एक साम्राज्य ना होके छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड हो गए। जैसे जिन एरियाज पे गॉल ने कब्जा कर लिया, जिन एरियाज पे जर्मन लोगों ने कब्जा कर दिया, जिन एरियाज पे फ्रैंका लोगों ने कब्जा कर दिया, जैसे फ्रांस और जर्मनी, ये सब आजकल ये लैंग्वेज है, बेसिकली ये लोग ट्राइब्स हैं जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं, उसके नाम पर उस एरिया को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। ठीक है, तो जिन एरियाज पे इन छोटी मोटी ट्राइब्स ने कब्जा किया, जैसे देखो जर्मन लोगों ने, जर्मन ग्रुप के लोगों ने नॉर्थ पे कब्जा कर लिया, ये लोग जर्मैनिक ट्राइब के लोग हैं। ठीक है, तो जर्मन ग्रुप जो है नॉर्थ के पूरे एरिया पे कब्जा कर लेगा और पूरी प्रोविंसेस जो है इन पे कब्जा करके अपना एक अलग किंगडम्स बना लेंगे। इसके अलावा वंडाल्स हैं, ठीक है, लोम्बार्ड्स हैं, लोम्बार्ड्स LOMBARDS, ये सब ट्राइब के नाम है। ठीक है ना, तो वंडाल्स हैं, लोम्बार्ड्स हैं, ठीक है, क्लोइड्स हैं, और इसके अलावा ये जर्मन ट्राइब्स हैं, गॉल हैं, ये सब, ठीक है, ग्लॉट्स, ये सब ट्राइब्स के नाम है बेसिकली, जो उस समय वहां पर ट्राइब्स थे छोटी छोटी, और अब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो अपने किंगडम एस्टैब्लिश कर रही हैं। क्लियर है, तो वो लोग वेस्टर्न रोमन एम्पायर को एक तरीके से शैटर्ड कर देंगे, फ्रैगमेंटेड कर देंगे, और आगे जाके फिर जब इस्लाम का उदय होगा तो वो इन सबको डिफीट करके मर्ज कर लेगा। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का बहुत ज्यादा भविष्य नहीं रहेगा, अगले कुछ सालों में वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा और ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर हम देखते हैं, ठीक है, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में अब चूंकि क्या है, नए तरीके से सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नए तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, पूरी जनरल प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है, एम्परर भी ठीक ठाक शुरुआत में देखने को मिल गए। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से और इकोनॉमिक एक्सपेंशन की वजह से ये एरिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा, बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर बसना चाहेंगे, तो ग्रेजुअली पॉपुलेशन यहाँ पर एक्सपैंड होगी, जिसका कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब रोम में बहुत भयानक लेवल पर, बड़े लेवल पर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड, थोड़ा बहुत जो ट्रेड वगैरह होता था ना, इस ट्रेड की वजह से भी, एक रीज़न ये ट्रेड भी है, इस ट्रेड वगैरह की वजह से बड़े लेवल पर प्लेग की बीमारी फैल जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो भी निपट जाएगी, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगा ये प्लेग। अभी और प्लेग फैलेगा, एक आगे हम इस घटना के बारे में पढ़ेंगे, वो जैसे आज का कोविड अभी कुछ समय पहले था ना, इसी तरह के कोविड की सिचुएशन, कोविड नहीं मतलब, बट इसी जैसे कोविड महामारी में सारी चीज़ें थी ना, बड़े लेवल पर आप लोग परेशान थे, पैनिक थे, कुछ ऐसी ही, और बड़ी लेवल पर पॉपुलेशन आपकी अभी वाइप आउट हो गई, बड़े लेवल पर लोगों की डेथ हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन प्लेग की होगी यूरोप में। ये वाला प्लेग नहीं, अभी एक और प्लेग आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आई थिंक कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह की बात जब आएगी वहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ उस प्लेग की सिचुएशन की कंपैरिजन आप आज के कोविड से काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत कर भी सकते हो। तो वहाँ हम देखने को मिलता है कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ठीक ठाक है, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर अभी आगे तक सस्टेन करेगा। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ठीक ठाक तरीके से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। हालांकि यहाँ पर प्लेग जैसी बीमारियां भी बीच में फैलती हैं, लेकिन इन प्लेग की बीमारियों के बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये आप देख लो, ये है आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ये है आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और इस वेस्टर्न रोमन एम्पायर की ग्रेजुअली ये बाउंड्रीज जो है, जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, जैसे किंगडम ऑफ फ्रैंक, अब ये रोमन एम्पायर पूरा यहां तक फैला हुआ था पहले, ठीक है। तो ये बेजेंटाइन एम्पायर है, पिंक वाला, आप देखो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है यहाँ की कैपिटल, और ये पूरा यहां से एक ही आपको पिंक ही पिंक दिख रहा है, ठीक है ये। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कि ये पूरा था पहले, अगर आप ओल्ड मैप देखोगे तो ये पूरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, लेकिन अब यहाँ पर किंगडम ऑफ विजिगॉथ लोग आ गए, ठीक है। सो टेरिटरीज एडेड बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, जस्टिनियन, अच्छा ठीक है, ये बाद में ऐड की गई, ठीक है। फिर बाद में इसको भी ये लोग कोशिश करेंगे मैनेज करने की, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लोग, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये फ्रैंक लोग हो गए, विस्गॉथ्स हो गए, गॉल हो गए, फ्रैंका हो गए, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी जो बाउंड्रीज पॉलिटिकल इमर्ज हो रही हैं, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर को फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स में, छोटी छोटी पॉलिटिकल यूनिट्स में ब्रेक कर देंगी, क्लियर है। और रोम आगे जाकर बहुत बड़ा बचेगा भी नहीं, छोटे छोटे इस छोटे वाले एरिया में आकर बचेगा बस, ठीक है। और इनफैक्ट ये सिचुएशन हो जाएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा,
रोम अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगा फिर, ठीक है। इनफैक्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि किस तरीके से रोम फिर अपने आप को रिवाइव कर रहा है। और आप देख रहे हैं ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है आपका रोमन एम्पायर का, ठीक है, ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है, हमें मजबूत दिख रहा है, ठीक है। चलो, इन द ईस्टर्न पार्ट जस्टिनियन, रीजन ऑफ जस्टिनियन, जो जस्टिनियन है, ये जस्टिनियन बेचारा आखिरी रूलर है आपका, ठीक है। इसने कोशिश करी रिवाइव करने की, तो पूर्वी क्षेत्र में, जो पूर्वी क्षेत्र यानी कि हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोम की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोम की बात कर रहे हैं, रोम के पूर्वी हिस्से की बात कर रहे हैं। तो रोम का जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें आगे जाके देयर इज एन एम्परर नोन एज जस्टिनियन, जस्टिनियन नाम का सम्राट है। तो जस्टिनियन नाम का सम्राट क्या करेगा, ही विल ट्राई टू रिकैप्चर, डिफीट करेगा जो वंडाल वगैरह है, जो आपकी छोटी मोटी ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को कोशिश करेगा कि यार हम किसी तरह कब्जा करके रख ले और इनको खत्म कर दें, ठीक है। तो इन ट्राइब्स को डिफीट करके जो सदर्न पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन, इसको ये किंगडम ऑफ वंडाल्स, तो आप देख रहे हैं इसको कॉन्कर कर लिया था इन लोगों ने 534 के आसपास, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, और यहाँ ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज टच हो रही है, तो जस्टिनियन विल ट्राई टू कैप्चर कि भैया हमको वापस ये वाला एरिया मिल जाए, ठीक है, और फिर इसको देखा जाएगा बाद में। तो इन लोगों ने कोशिश करी, यहाँ पर ऑस्ट्रोगॉथ्स लोग हैं, तो मतलब एक टाइम ऐसा आ रहा, मैं कह रहा हूं ना कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरीके से छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में टूट गया, लेकिन ईस्टर्न जो है वो यूनाइटेड है और लगभग अभी काफी समय तक रहेगा भी। तो वंडाल से कैप्चर कर लिया, ठीक है, और रिकवर्ड इटली फ्रॉम ऑस्ट्रोगॉथ्स, ऑस्ट्रोगॉथ को भी भगाया इसने इटली में ये लोग हैं, ऑस्ट्रोगॉथ्स लोग हैं। मतलब ये सब छोटी छोटी ट्राइब हैं, जो ट्राइब बेसिकली अलग अलग एरिया पे कैप्चर की हुई हैं रोम के पार्ट्स को। तो रोम बेसिकली अब रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं, या मैं कह दूं कि रोम के जो सम्राट है पहले, इनका कुछ नहीं चल रहा है। अब रोम पर किसका कब्जा है, किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं है, कोई एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर किसी एक राजा के द्वारा या किसी एक सम्राट के द्वारा एग्जीक्यूट या एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजनली छोटे छोटे अपने जो ट्राइबल किंग हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो वंडाल से इसने कैप्चर कर लिया जस्टिनियन, मतलब जस्टिनियन इज ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज द किंगडम, एक वो आखिरी अप्रोच अपनी करने की कोशिश करेगा जस्टिनियन, ठीक है। और उसकी डेथ के बाद जस्टिनियन के एक्सेशन के समय 527 में आप देखो ये बाउंड्री है, और ये जस्टिनियन का एक्सेशन है जब वो गद्दी पर बैठ रहा है। जस्टिनियन की डेथ के बाद आप देखो ये सिचुएशन है। टेरिटरीज एडेड बाय द टाइम ऑफ द डेथ, 565 में जब उसकी डेथ हो रही है आगे जाके, तब उसने बहुत सारे एरियाज को वापस से जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं इनसे छुड़ा के रोम में मर्ज कर लिया, ठीक है। ये विसिगॉथ वगैरह इनको नहीं कर पाए बेचारा, कितना करे बेचारा, है ना, इतना भी भगवान थोड़ी है। तो जस्टिनियन रिकैप्चर अफ्रीका फ्रॉम वंडाल्स, ही रिकवर्ड इटली फ्रॉम ऑस्ट्रोगॉथ्स एंड पेव द वे फॉर लोम्बार्ड इन्वेजन, ठीक है। अब आगे जाके कुछ समय के लिए तो शांति बनी रहेगी, लेकिन आगे जाके वापस से लोम्बार्ड लोग परेशान करना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसी छोटी छोटी ट्राइब जो है, छोटी नहीं है अपने आप में, बड़ी ट्राइब्स हैं कुल मिला के, है ना। इनमें से वाइकिंग्स वगैरह भी हैं जिनके ऊपर वेब सीरीज बनी हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो चलो, बेचारा जस्टिनियन जो है, ही इज ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज द एम्पायर, बट बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहां से शुरू होता है डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। ऑलरेडी रोम जो है, आपने देख लिया कि किस तरीके से डिवीजन होने के बाद, पार्टीशन होने के बाद, जो वेस्टर्न पोर्शन है रोमन एम्पायर का, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो पार्ट है, वो ऑलरेडी छोटी छोटी ट्राइब्स के कंट्रोल में आता चला जा रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। ये जो लोम्बार्ड्स हैं, ये जो वाइकिंग्स हैं, ये जो विस्गॉथ्स हैं, गॉल हैं, जर्मन हैं, फ्रैंका हैं, ठीक है। सो ये दीज ऑल आर ट्राइब्स एंड ग्रेजुअली दे आर ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का एग्जिस्टेंस तो पॉलिटिकली अब जो है वो नहीं रहा, और वो छोटे छोटे एम्पायर्स में या छोटे छोटे किंगडम्स में ब्रेक हो गया है। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ भी प्रॉब्लम शुरू होनी यहां पे नोटिस कर सकते हैं हम कि शुरू हो गई हैं। कैसे? जब आप देखोगे, आपने पहले पढ़ रखा है ना ईरान एम्पायर के बारे में, और आपको ये मैंने बताया था कि
मतलब आपने पढ़ा ही था कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में हम 2 एम्पायर्स का जिक्र करेंगे, जिसमें मेन है हमारा रोम और उसके साथ साथ है ईरान। लेकिन ईरान का जिक्र हम वहीं करेंगे जहां पर एक्चुअली यहां पर कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, तभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी अदरवाइज हम ईरान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां पर अब ईरान का डिस्कशन आ रहा है, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के बाद ये सिचुएशन होगी कि 7th सेंचुरी के बाद देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द ईरानियन एंड द रोमन्स। तो आपको भी पता है यहां पर क्या है, पहले शुरू में पार्थियंस रूल करते थे, कहां पर, ईरान में, और पार्थियंस को ओवरथ्रो करके बाद में एक नई डायनेस्टी आएगी जिसका नाम है ससानियन डायनेस्टी। ससानियन डायनेस्टी। तो शुरुआत में जो ससानियंस हैं ये इनके राइवल्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो 7th सेंचुरी के बाद में ये सिचुएशन बनेगी कि ईरान जो है और रोम, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात हो रही, देखो तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के भी जो प्रॉस्पेरिटी के दिन है वो लद गए, वो अब खत्म होने शुरू हो रहे हैं। तो ये जो ससानियन है, ये ससानियन इसका फाउंडर था अर्दशिर नाम का, रूलर है अर्दशिर नाम का, और इसका जो बेटा था अर्दशिर का, उसका नाम था सापुर, जिसके बारे में याद होगा अगर तुम्हें तो अर्ली एम्पायर में तुम पढ़ चुके हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था, जब मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था वहाँ पे कि शाहपुर का एक इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इसने रोमन्स को की 60,000 आर्मी को डिफीट करके बंदी बनाने का क्लेम किया है उस इंस्क्रिप्शन में। तो शाहपुर जो है ही इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब शाहपुर जो है जिसने ससानियन डायनेस्टी को फाउंड किया था उसका बेटा है, ये ससानियन डायनेस्टी को फाउंड किया था अर्दशिर नाम के रूलर ने, जो कि बेसिकली पार्थियंस जब वीक हो गए थे तो फिर आ जाएंगे लोग ईरान में, ईरान की बात हो रही है, और ईरान की बाउंड्रीज अब टच हो रही है ईस्टर्न रोमन एम्पायर से। तो ग्रेजुअली पूरा ईरान जो है, या पर्शिया मैं कह दूं, या ससानियन एम्पायर अब धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे उसको एनगल्फ करना शुरू कर देगा, किसको, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर को भी। तो ससानियंस जो है दे लॉन्च फ्रीक्वेंट अटैक्स इन ऑल मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। तो जितनी भी पुरानी मुख्य रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंसेस होंगी, इन रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंसेस पर अटैक्स या इन्वेजन्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे रोमन लोगों को, क्लियर है। तो ये सिचुएशन यहां से क्रिएट हो जाएगी, और इन्हीं में से एक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस है, या मैं कहूं कि कह रहे हैं ऑल मेजर ना, तो मेजर में से उन प्रोविंसेस की बात भी कर रहे हैं जहां पे रेवेन्यू आ रहा है। इजिप्ट का रेवेन्यू अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, इजिप्ट के बारे में हमने बात करी ना, 35,000 LBS ऑफ गोल्ड जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, तो अभी इसी वीडियो में हमने बात करी। ऐसी ही और कुछ प्रोविंसेस हैं, तो इजिप्ट वगैरह सब कुछ कब्जा करके ससानियन अपने पास ले लेंगे, ठीक है। तो ससानियन आप देख सकते हो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कंप्लीटली लगभग खत्म कर रहे हैं। फिर भी एक कोशिश होगी कि जो रोमन एम्पायर है 620 में, ये इजिप्ट को अपने हाथ पे ले लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे रिवाइव करने की, ठीक है ना। दे विल ट्राई टू रिकवर इट, दे विल ट्राई टू रिवाइव द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, या बेजेंटाइन जिसे हम कह रहे हैं, तो बेजेंटियम को या ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं, इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से इजिप्ट वापस से ससानियन के हाथ से फिर से निकल जाएगा और इनके पास चला जाएगा। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रहेगा, और एक नया खतरा आ रहा है। वो नया खतरा कहां से आ रहा है, साउथ ईस्टर्न इन्वेजन्स, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ से, साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ से एक नया खतरा आ रहा है, जो कि अरब से निकल के आएगा। ये नया खतरा क्या है, इस खतरे की वजह से आगे जाके दोनों एम्पायर्स, ससानियन भी और रोमन्स, दोनों फॉल हो जाएंगे, दोनों की खराब हालत का मतलब दोनों पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये खतरा था इस्लाम, ठीक है। तो इस्लाम का इन्वेजन हुआ अरब में, और अरब में इस्लाम का जो इन्वेजन हुआ, यहां से धीरे धीरे पहले एक रिलीजन के तौर पर ये डोमिनेट हुआ, या हम कहते हैं पहले एक रिलीजन ही इमर्ज हुआ, लेकिन रिलीजन के साथ साथ रिलीजन को मैनेज करने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, बेसिकली इस पॉलिटिकल सिस्टम ने जो एक्सपेंशन करना शुरू किया, ठीक है, इससे सारा ससानियन और रोमन एम्पायर, तो ये जो इस्लाम है, राइज ऑफ इस्लाम, या जिसे हम एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम कहते हैं, राइज ऑफ इस्लाम आपके चैप्टर का पार्ट था, लेकिन माइट बी वो रिमूव हो गया है अभी, तो हम उसके बारे में उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम जब होगा राइज के बाद, जब मोहम्मद साहब के इस दुनिया छोड़ने के बाद में, उनके जो फॉलोअर्स हैं बाकी लोग उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति के तौर पर उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा
एरिया इस्लाम के अंडर में होगा, जिसमें डाइवर्स कल्चर्स भी होंगे, ठीक है, इनफैक्ट रोम से भी बड़ा, ठीक है। तो इट विल बी अ ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ठीक है, एंशियंट वर्ल्ड की, इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर अब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो रही है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में आप लोग एंटर करते हैं यहाँ से। तो जो 7वीं शताब्दी एडी, 7th सेंचुरी एडी के आसपास ये राइज या एक्सपेंशन चल रहा है इसका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है जो कि आज भी विद्यमान है, आपको पता है, ठीक है। सो लार्ज पार्ट्स ऑफ बोथ रोमन एंड ससानियन, दिस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हैज destroyed the large parts of Sasanian and the Roman Empire, and both the Sasanian and Roman empires fallen to Arabs. सऊदी अरब के अधीन हो गए, अरबों के अधीन हो गए रोम और आपका क्या नाम है, ससानियन दोनों। यानी कुल मिला के हमारी कहानी जो है यहाँ पर, उसको हम विराम दे सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कहानी का जो थीम पॉइंट है यही लगभग खत्म हो रहा है। तो थीम पॉइंट था रोमन एम्पायर, ईस्टर्न वेस्टर्न, ससानियन थोड़ा सा, तो ये दोनों ही किस में जाके मिल गए, अरब में। तो जब अरब का डिस्कशन आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो बस आ जाओ, हमारे साथ पढ़ते रहो। प्लस क्लास में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो प्लस क्लास में आपके पढ़ने के जो बेनिफिट्स हैं, इसमें सबसे खास बात क्या है, यू कैन हैव अ रियल टाइम इंटरेक्शन विद योर टीचर, यू कैन डिस्कस योर डाउट्स, यू कैन चैट विद योर टीचर्स, ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देगा। देन यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैब का अलग से ऑप्शन है, बात करनी है तब तो आप बात कर ही सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन टैब का प्रॉपर ऑप्शन, जिसमें अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देना है तो टीचर आपका क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन देख के डाउट को रिजॉल्व कर देंगे, तो ये बेस्ट चीज़ हो गई। देन अब टीचर ने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनका मन किया कि भाई हम थोड़ा सा देखें तो चेक तो करें कि कितना सीखा हमारे बच्चे ने, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोल, ठीक है। इस पोल में सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है वो सारे लोग आंसर देंगे, और जो फ्रिक्वेंटली मतलब सबसे तेजी से आंसर देगा, स्विफ्टली आंसर देगा जो है ना, ऐसे कुछ टॉप 10 बच्चों के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। आप अगर उनमें से हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा कि लर्न कर रहे हैं ध्यान से पूरे, है ना। देन द स्कॉलरशिप, सो देयर इज द बेस्ट थिंग कि स्कॉलरशिप आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, और अगर आपने इस स्कॉलर टेस्ट में बढ़िया स्कोर किया तो आपको फायदा होगा किस चीज़ का, अरे आप पढ़ाई अपनी जो है फ्री कर लोगे एक तरीके से, है ना, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपने जो पेमेंट किया होगा एक तरीके से वो ऑफ ही हो गया आपको, तो ये बेनिफिट हो गया। और ये सारे बेनिफिट आपको अवेल करने हैं, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड इंद्र, इस कोड को आपको यूज करना ही है, इस कोड को आपको यूज करना है, क्लियर है, इंद्र कोड को आपको यूज करना है, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। चलो, इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू दिस सोशल स्कूल चैनल, ये सोशल स्कूल का जो चैनल है इसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करो इनफैक्ट, ठीक है, आपको बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं वो मिलेंगी यहाँ से। एंड देन इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस लेट एंटिक्विटी लेक्चर। अगले लेक्चर के साथ अगले टॉपिक में जल्दी से मिलता हूं मैं, तब तक के लिए बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।